हेलो गाइज, वेलकम बैक। आइए अपने सीरीज को फिर से आगे बढ़ाते हैं जिसका नाम है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जलवायु विज्ञान। और ये जलवायु विज्ञान में उसका टॉपिक था एटमॉस्फेयर। ये मेरे ख्याल से एटमॉस्फेयर का थर्ड या फिर फोर्थ सेशन होगा। मैंने इससे पहले जितने भी बेसिक सी बातें थे एटमॉस्फेयर के बारे में मैंने उसको उसमें कवर करा दिया है। जिनको नहीं पता है बेसिक, आप पहले उस चीज़ को देख लीजिए। तो आप इस चीज़ को देखिएगा तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपको लगता है तो कोई बात नहीं, फॉलो कीजिए तो भी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। तो हम डिस्कस कर रहे थे जो मेरा रिसेंट वीडियो था लास्ट, उसमें था मेरा ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, दोनों को मैंने कवर करा दिया था। ठीक है, तो आज हम देखेंगे मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर और लास्ट देखेंगे एक्सोस्फेयर। हम इस तीनों को आज कवर कर लेंगे। ठीक है, बेसिकली मैंने इस तीनों को कवर कर दिया था, मैंने रिकॉर्ड भी किया था, मगर मैं एडिट नहीं कर पाया था, उसमें बहुत सारी समस्याएं थी। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहले बेसिक सी बातें समझ लीजिए। ये हमारा अर्थ है। अर्थ तो बिल्कुल ऐसे राउंड शेप में है। ठीक है, तो अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर का 5 लेयर, वायुमंडल की 5 परत। पहला का नाम ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। सबसे बाहर का हमारा होगा एक्सोस्फेयर। ठीक है, सबसे पहले का ट्रोपो क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और सबसे आखिरी का हमारा हो जाएगा बहिर्मंडल या फिर बाह्यमंडल या फिर एक्सोस्फेयर। तो हम सीधे शुरू करते हैं मेसोस्फेयर से, मध्य मंडल। ठीक है, चलिए। एज यूजुअल मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट लिख दिए हैं, हम इसको बारी बारी से कवर कर लेंगे। ठीक है, थर्ड में लिखा हुआ हमारा मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर को हिंदी में बोलते हैं मध्य मंडल। अब बात करते हैं कि जो हमारा मध्य मंडल है उसकी हाइट कहाँ से कहाँ तक है। लगभग 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक इसका हाइट आपको मिल जाएगा, मतलब 30 किलोमीटर मोटाई तक इसका हाइट मिलेगा। आप यूँ समझिए, अगर यहाँ से यहाँ चलिएगा, ये हमारा हो गया क्षोभ मंडल, ब्लैक वाला एरिया, रेड वाला आपका स्ट्रेटो मतलब समताप। समताप के जस्ट बाद, मतलब समताप 50 किलोमीटर बाद जाने के बाद ख़त्म हो जाता है। तो 50 किलोमीटर के बाद शुरू हो जाएगा हमारा मेसोस्फेयर और जाएगा 80 किलोमीटर तक। ठीक है, तो इसकी अगर मोटाई पूछे तो लगभग 30 किलोमीटर। अगर हाइट की बात करें तो 50 से लेकर 80 तक वो चलता है। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं। इसी मेसोस्फेयर में, इसी मध्यमंडल में सबसे कम टेम्परेचर भी होता है। बेसिकली मैंने पहले क्या बताया था, जैसे जैसे हम हाइट के साथ आगे बढ़ेंगे, मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करें, जैसे जैसे हम हाइट बढ़ाएंगे या फिर ऊपर जाएंगे तो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर घटते ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ से घटना शुरू हुआ, घटते 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 मेसोस्फेयर की बात करें तो वहाँ तक जाने के बाद हमारे मेसोस्फेयर में टेम्परेचर सबसे मिनिमम वही पहुँच जाता है, निगेटिव में पहुँच जाता है। ठीक है, तो इसमें ये बोल सकता है कि ठीक है, 3 अगर लेयर की बात करें, आप इस दोनों को छोड़ दीजिए क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म वाला एरिया होता है। अगर हम सिर्फ इस तीनों की बात करें तो सबसे कम टेम्परेचर किस में होता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल में सबसे कम टेम्परेचर मध्य मंडल में होता है। क्योंकि जैसे जैसे इसके हाइट के साथ बढ़ेंगे, ऊपर चलते चलेंगे तो वहाँ का टेम्परेचर घटते जाएगा। टेम्परेचर घटते घटते एक वक्त आएगा कि मेसोस्फेयर के सबसे लास्ट फ्लोर तक पहुँच जाएंगे, वहाँ पर मेसोस्फेयर पर सबसे कम टेम्परेचर हमको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मेसोस्फेयर में, मध्य मंडल में कोई भी आपको धूलकण वहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब मुझे बताइए, अगर वहाँ पे धूलकण मिलेगा नहीं तो सन का जो लाइट आएगा उसको कौन रोक के रखेगा, कोई नहीं। तो सन का लाइट सीधे वहाँ से क्रॉस कर जाता है। जब सीधे क्रॉस कर जाता है तो उसके पास हीट तो है नहीं, इसलिए मेसोस्फेयर में सबसे कम टेम्परेचर रहता है। ठीक है, मतलब सबसे कम तापमान उसमें रहता है या फिर कम गर्मी समझ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जितना भी हमारा स्फीयर था, यहाँ पर जितना भी हमारा हो जाएगा ये लेयर, सबका आखिरी छोर हम बोल सकते हैं ना, वो इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट है, वहाँ पे जाके वो ख़त्म हो जाता। तो सिंपल सी बात, अगर ये मेसोस्फेयर है तो यहाँ पे जाने के बाद मेसोस्फेयर ख़त्म हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पे या जिस एरिया पे जाने के बाद मेसोस्फेयर ख़त्म हो जाता है, हम उसको बोलते हैं मेसोपॉज। पॉज का मतलब रुकना, मेसो का मतलब हमारा ये वाला एरिया। तो मेसोस्फेयर जहाँ पे ख़त्म हो गया, हम उस एरिया को क्या बोलते हैं, मेसोपॉज। आप यूँ समझिए, ये लाइन देख रहे हैं ना, जहाँ से हमारा आयनोस्फेयर शुरू हुआ है, हम उस पॉइंट को बोलेंगे मेसोपॉज। ठीक है, उसके बाद ये हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है मेसोपॉज मध्य सीमा की सबसे अपर मोस्ट पार्ट है, मतलब मध्य मंडल का सबसे ऊपरी सिरा कहलाता है हमारा मेसोपॉज, या मध्य मंडल की सबसे आखिरी छोर, हम उसी को बोलते हैं मध्य सीमा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे। बेसिकली इसमें हमको इतना ही जानना था। पहला सवाल ये बनता है कि मध्य मंडल कहाँ मिलता है,
तो हमारे पूरे एटमॉस्फेयर की लेयर की बात करें तो सबसे बीच हमारा यही मिलता। दूसरी बात, इसकी हाइट की बात करें तो 50 से 80 के बीच, मोटाई की बात करें तो 30 किलोमीटर। अगर ये पूछे कि सबसे कम टेम्परेचर किस में होता है तो हमारा मध्यमंडल में। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा आयनोस्फीयर। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आती होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर को हिंदी में बोलते हैं आयन मंडल। ठीक है, ऐसे आयन का मंडल बेसिकली होता है, आयन का मंडल बेसिकली होता है चार्ज, आवेश होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आयन मंडल। अगर हम बात किए थे यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर, जो हमारा एरिया है रेड वाला, उसको बोलते हैं समताप मंडल। समताप मंडल में सबसे शुरुआत में ही लगभग 18 किलोमीटर से लेकर लगभग 22 किलोमीटर तक, लगभग 4 किलोमीटर मोटाई तक हमको मिलता है ओजोन लेयर। ठीक है, और उस ओजोन लेयर में जब भी अल्ट्रा वायलेट रे, ये सन के जो होता है ना पराबैंगनी किरणें, वो जब अर्थ पे आती है तो वही ओजोन लेयर, वही ओजोन परत उस पराबैंगनी किरणों को रोक के वापस भेज देती वापस। ठीक है, लेकिन उतना इफेक्टिव तो यहाँ पे था नहीं, आया वापस चला गया। लेकिन जब आयन मंडल की बात करें तो मैक्सिमम की बात करें तो पराबैंगनी किरणें यहीं पे सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है। ठीक है, मतलब उसका इफेक्ट आपको आयनोस्फीयर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ बताए थे यहाँ पे, थर्मल लैप्स रेट, मतलब उसको बोलते हैं ताप ह्रास दर। ताप ह्रास दर का मतलब ये होता है कि अकॉर्डिंग टू हाइट के अनुसार कितना टेम्परेचर घटता है या फिर घटता है या फिर बढ़ता है, हम उसे बोलते हैं नॉर्मल थर्मल रेट, नॉर्मल थर्मल लैप्स रेट, सॉरी, उसको बोलते हैं सामान्य ताप ह्रास दर। अगर हाइट बढ़ने के साथ साथ अगर टेम्परेचर घटता है तो हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव थर्मल लैप्स रेट, और अगर हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर ही बढ़ जाता है तो हम उसको बोलते हैं नेगेटिव थर्मल लैप्स रेट। ठीक है, तो आप इस चीज़ को पहले भी देख सकते हैं क्योंकि मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जैसे जैसे हाइट मेरा बढ़ रहा था तो वहाँ का टेम्परेचर घट जाता था, तो मेसोस्फीयर के आखिरी छोर तक आते आते उसका टेम्परेचर काफ़ी घट गया। उसके बाद अचानक से क्या होता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ता है उसका टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाता है, और जब हाइट बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, निगेटिव, यहाँ पे लिखा हो निगेटिव थर्मल लैप्स रेट, इसी को बोलते हैं ऋणात्मक ताप ह्रास दर। इसके बारे में मैंने डिटेल से बताया मेरे ख्याल से फर्स्ट, इसके पहले वाले वीडियो में। ठीक है, आप उसको भी देख सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, आयन मंडल में हाइट अगर बढ़ाएंगे तो हमारा टेम्परेचर भी बढ़ते जाता है। ठीक है, मतलब आप यूँ समझिए, यहाँ से ठंडा होते होते यहाँ तक अधिकतम ठंडा, उसके बाद यहाँ से लगातार गर्मी होता जाएगा हमेशा। ठीक है, अब यहाँ पे टेम्परेचर होता है ज़्यादा, इसलिए हम इसको बोलते हैं थर्मोस्फीयर भी बोल देते हैं कभी कभी। ठीक है, और इसी में गैसियस आयोनाइजेशन होता है, मतलब गैस का आयनीकरण। गैस का आयनीकरण का मतलब क्या होता है, जो भी जितने भी गैस हैं वो भी तो किसी न किसी एटम से मिलकर बना हुआ है कि नहीं। तो जितना भी एटम है उस पर अगर चार्ज आता है, उस पर अगर कोई आवेश आता है, हम उसी को बोलते हैं गैस का आयोनाइजेशन। तो वहाँ पे गैस का आयोनाइजेशन भी होता है, या फिर यूँ समझिए गैस के जितने भी कण हैं अगर उस पर विद्युत आवेश आ गया है, इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया है, तो हम उसी को बोलते हैं आयनीकरण हो गया। तो इसी एरिया में मतलब आयन मंडल में गैस का आयनीकरण नहीं होता है, इसलिए इसका नाम भी पड़ा आयन मंडल। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे ये सब होती है, दूसरी बात, जो सन से लाइट आता है उसमें हमको एक रेडियो वेव भी आता है, इसको बोलते हैं रेडियो तरंग। दो ढंग का होता है, एक को बोलते हैं दीर्घ और एक को बोलते हैं लघु। दीर्घ रेडियो तरंग और लघु रेडियो तरंग दोनों हमारे अर्थ पे आता है। ठीक है, तो हम इसी में क्या करते हैं, रेडियो स्टेशन की स्थापना करते हैं। अब डाउट हो सकता है कि ठीक है, किसको बोलते हैं रेडियो स्टेशन। आप जो रेडियो सुनते हैं, आप जो टेलीविज़न सुनते हैं, तो उसका इमेज हमारे टेलीविज़न पे या फिर जो वॉइस है, जो फिर ऑडियो है, हमको रेडियो पे कैसे मिलता है। वो क्या होता है बेसिकली, अगर मान लेते यहाँ से हमको ऑडियो भेजना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सिग्नल के थ्रू हम एक हाइट पे पहले भेजेंगे मैसेज अपना, और वहाँ पे एक मशीन लगा होता है जिसको बोलते हैं रेडियो स्टेशन, वो इसी में लगा होता है जो तैरते रहता है वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे लगा दिया जाता है, वो मैसेज पहले वहाँ पहुँचता है, फिर वो टकरा के दूसरे साइड भेजता है, और फिर वो उसके रिसीवर में पहुँचता है ताकि हम लोग बात कर पाए। टेलीविज़न देखना इसी की वजह से, रेडियो सुनना इसी की वजह से, जितने भी मौसम के बारे में होते हैं भाई इस कि आज वर्षा होने वाली है, तूफान आने वाला है, वो सब भी हमको इसी के थ्रू जानकारियाँ मिलती हैं। तो सारा मशीन इसी में लगा होता है, तो हम उसको बोलते हैं रेडियो स्टेशन। कहाँ पे लगा होता है, तो होता है वो आयन मंडल में। ठीक है, अब समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे होता है क्या, बेसिकली आप देखिएगा कभी कभी टेलीविज़न की बात करें या फिर रेडियो की बात करें तो कभी कभी उसका साउंड क्लियर नहीं आता है, उसमें चरचर का आवाज़ आता है। क्यों आता है, बेसिकली जब यहाँ से अगर मान लेते हैं ये हमारा रेडियो स्टेशन है और हम लोग यहाँ पे
ठीक है। और यहाँ पे टेलीविज़न वाला है जो मेन कंपनी है जहाँ से उसको वीडियो भेजना है, तो वो अपना सिग्नल भेजेगा कहाँ पे, यहाँ भेजेगा, ठीक है। और हम यहाँ पे तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिश टीवी लगाते हैं ना वो सेटेलाइट वाला, ठीक है, एक मान लेते हैं यहाँ पे लगा दिए, तो वो सिग्नल मेरे पास ऐसे आएगा, ठीक है। तो बेसिकली होता है कभी कभी बारिश तो यहाँ पे होती है, बारिश इसमें होती है क्षोभमंडल में, जैसे वर्षा हो रही है तो सिग्नल तो वर्षा को क्रॉस करके जाएगा ना, है कि नहीं। तो जब वर्षा को क्रॉस करके जाएगा वापस ही उसको आना है दोबारा, तो इसी वर्षा की वजह से वो सिग्नल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए कभी कभी साउंड ठीक से आ नहीं पाता है, ठीक है। अब बात करते हैं एस्टेरॉइड्स के बारे में। इसको हिंदी में बोलते हैं क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, ठीक है। जितना भी एस्टेरॉइड्स है वो बड़ा सा एक हेवनली बॉडी बोल सकते हैं, एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा बोल सकते हैं, बड़ा सा पहाड़ का टुकड़ा बोल सकते हैं। ये मिलेगा कहाँ आपको, मंगल और बृहस्पति, ठीक है, मतलब मार्स और जुपिटर के बीच आपको मिल जाएगा ढेर सारा। हम उसको एस्टेरॉइड्स बेल्ट ही बोलते हैं। अगर मान लेते वो गिर गया, अगर मान लेते वो गिर गया, तो गिरते हुए एस्टेरॉइड्स को क्या बोलते हैं, मीटियोर बोलते हैं, हम उसको हिंदी में उल्का बोलते हैं। जब गिर के हमारे अर्थ पे आ जाएगा तो हम उसको उल्का पिंड बोल देंगे या मीटियोराइट्स बोल देंगे। लेकिन जब ऊपर से एस्टेरॉइड्स गिरता है तो इस मध्य मंडल को क्रॉस नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि जब ऊपर से गिरेगा तो जो हमारा एक्सोस्फीयर है, जो हमारा आइनोस्फीयर है, उसमें फ्रिक्शन होते होते बिल्कुल जल के ख़त्म ही हो जाता है। तो कभी कभी रेयर केस में, कभी कभी बिल्कुल कम ही चांस है कि वो एस्टेरॉइड्स या फिर उल्कापिंड कभी अर्थ पे जाके गिर जाए, क्योंकि जलते जलते ख़त्म ही हो जाता है। लेकिन फिर भी हो सकता है कल को कोई छोटा सा टुकड़ा बच जाए तो कभी कभी गिरता है। कुछ दिन पहले एक यूपी में या मे भी शायद बिहार में गिरा था, तो हमारे जो सीएम थे वो देखने के लिए भी गए थे, क्योंकि वही एस्टेरॉइड्स ऊपर से आके गिरा था नीचे, ठीक है। अब इतनी बात समझ गए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब एक आखिरी बच गया हमारा एक्सोस्फीयर, हम उसको कवर करेंगे और हमारा एटमॉस्फेयर ये पूरी तरह से कवर हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे हम प्रेशर के बारे में, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं एक्सोस्फीयर। हम इसको हिंदी बोलते हैं बहिर्मंडल। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का सबसे आखिरी का लेयर होता है हमारा ये बहिर्मंडल, ये सबसे आखिरी परत है हमारा। इसकी रेंज की बात करें तो 640 किलोमीटर से लेके 10,000 किलोमीटर तक इसका रेंज है। किसका? बहिर्मंडल का, एक्सोस्फीयर का। और जब हम बात करें आयनमंडल का तो इसका हो जाएगा 80 किलोमीटर से लेके 640 किलोमीटर तक हाइट तक आपको मिल जाएगा। उसके बाद आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मतलब मानव निर्मित उपग्रह भी हम इसी एक्सोस्फीयर में छोड़ देते हैं और वो तैरते रहता है। उसमें बेसिकली क्या होता है इसका फ़ायदा? इसका फ़ायदा भी ये होता है कभी कभी हम पता कर पाते हैं कि मौसम कैसा है, मौसम कैसा होने वाला है, तूफान कब आएगा, वर्षा कब होने वाली है। दूसरी बात, हम सैटेलाइट फ़ोन के थ्रू कभी कभी बात भी तो करते हैं ना। अगर मान लेते हैं कोई इंसान यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, अब बात करना है उसको, यहाँ बीच में समंदर है, तो इससे कैसे बात करेगा? ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे टावर लगाते जाएगा बार बार, बीच में समंदर, तो क्या समंदर में जाएगा टावर लगाने के लिए? नहीं। तो क्या करेगा, यहाँ पर रहेगा सेटेलाइट, जो इंसान भेजेगा ये अपना सिग्नल भेजेगा यहाँ, ये भेजेगा यहाँ, तो बात हो जाएगी, ठीक है। तो सेटेलाइट, आपको पता है सेटेलाइट इमेज हमको मिलता है। गूगल मैप्स क्या करता है, सेटेलाइट के थ्रू पूरे अर्थ का इमेज लेता है ताकि हम लोग गूगल मैप्स पे देख भी पाएँ, ठीक है। तो इसका यूज यहाँ पे भी होता है। मैंने यहाँ पे ये लिखा था यहाँ पे कि ट्रोपोस्फीयर से लेके मेसोस्फीयर तक थर्मल लैप्स रेट पॉजिटिव में होता है, मतलब हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर घटते ही जाता है। और लेकिन जब 4-5 की बात करें, आयनोस्फीयर की बात करें और बहिर्मंडल की बात करें, तो टेम्परेचर के बढ़ने के हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ते जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं निगेटिव थर्मल लैप्स रेट, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम इस टॉपिक को यहीं कवर करते हैं, ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है इसमें आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग। गुड नाइट।